हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हमने कम्प्लीटली डिफाइन किया था, उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। वहाँ पर क्या था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हमने एक प्लेन सरफेस से डिफाइन किया था, लाइक दिस। अगर ये ग्लास प्लेट है तो हम ये देख रहे थे कि इस पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो नॉर्मल से किसी एंगल पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल से किसी एंगल पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो वो वन मीडियम से जब दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करती है तो उसका नेचर किस तरीके से चेंज होता है। उसका मतलब अगर ओरिजिनल पाथ ये है तो ओरिजिनल पाथ से ये लाइट, इंसिडेंट लाइट किस तरीके से डेविएट होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पर जो हमारे पास सरफेस था ये प्लेन सरफेस था। अभी क्या है, इस प्लेन सरफेस को हमने रिप्लेस किया है स्फेरिकल सरफेस से। और स्फेरिकल सरफेस में अब हमें देखना है कि लाइट अगर इंसिडेंट कराते हैं तो उसका बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है। तो सपोज यहाँ पर हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है, ये एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सरफेस है लाइक दिस, और हमें लाइट इंसिडेंट करानी है इस पर किसी पॉइंट पे, इस सरफेस के एक पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है लाइट। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जब ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करती है तो इसका बिहेवियर कैसे चेंज होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको तो ये देखना है कि इस सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है आपको, लाइक दिस। और जब आप इसको पीछे बैक साइड में देखेंगे स्फीयर में, तो इन साइड में स्फीयर में देखेंगे तो ये उसके सेंटर से पास होता है। तो स्फेरिकल सरफेस पे अगर हम कहीं पर भी किसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो वो नॉर्मल कहीं ना कहीं उसके सेंटर से पास होता है, या ये कहें सेंटर से अगर हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसी को हम नॉर्मल बोल सकते हैं। वो नॉर्मल टू द सरफेस मिलेगी। हाँ तो यहाँ पर हमारे पास है नॉर्मल और ये लाइट इंसिडेंट हो रही है। अब इसके बाद में हमें ये देखना है कि लाइट किस तरीके से रिफ्रैक्ट होती है। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर ये रेयर मीडियम है और ये है डेंसर मीडियम, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये रिफ्रैक्ट होगी। तो इसी तरीके से स्फेरिकल सरफेस का कर्व सरफेस हम लेंगे और उस कर्व सरफेस से हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन की फिनोमेना किस तरीके से हो रही है। एक्चुअली यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस दो टाइप के सरफेस हमें पढ़ने हैं, एक कॉन्वेक्स सरफेस है, दूसरा हमारे पास है कॉनकेव सरफेस। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कॉन्वेक्स सरफेस और कॉनकेव सरफेस में। कॉन्वेक्स सरफेस को कॉनकेव समझते हैं, कॉनकेव सरफेस को कॉन्वेक्स में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो उस कन्फ्यूज़न को हम आज क्लियर करते हैं, उस कन्फ्यूज़न को कॉन्सेप्ट जितना भी है वो हम क्लियर करते हैं, देखते हैं। और तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेस की। बेसिक डिफरेंस हम देखेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस में क्या डिफरेंस रहता है। तो सपोज ये एक स्फेरिकल सरफेस है। अभी आपसे पूछा जाए कि इसमें कॉन्वेक्स सरफेस क्या है, कॉनकेव सरफेस क्या है, तो आप ये डिपेंड करता है कि आप उस सरफेस को कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप इस स्फेरिकल सरफेस को इनसाइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो इस सरफेस को हम बोलेंगे कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस। वहीं पे अगर एक लड़का है, एक बच्चा है जो आउटसाइड फ्रॉम द स्फीयर है और वहां से उस सरफेस को ऑब्जर्व करता है, तो उसको जो शेप दिखेगा वो कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस का शेप उसको दिखेगा कॉन्वेक्स। उस सरफेस को हम कॉन्वेक्स सरफेस बोलेंगे।
अगर इसी स्फेरिकल सरफेस का हम कुछ पार्ट चूज करते हैं लाइक दिस, और आपसे बोलते हैं कि ये एक ग्लास मटेरियल है और इसका कर्व सरफेस है, ये स्फेरिकल कर्व सरफेस है, इसको हमने क्या किया कि बैक साइड में इस तरीके से पॉलिश कर दिया। तो अब ये जो है लाइट यहाँ से इंसिडेंट करेंगे इस पे, तो जो लाइट इंसिडेंट करते हैं इस पॉइंट से लाइक दिस, तो ये एक मिरर की तरीके से बिहेव करता है और इस मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्यों? क्योंकि हम इस पॉइंट से जब लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इस सरफेस के इनसाइड पे जाके लाइट इंसिडेंट हो रही है। सेम सरफेस हम चूज करते हैं लाइक दिस, और इस सरफेस में हम जो इंटरनल पार्ट है इसका ये पॉलिश कर देते हैं। तो अब जब लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो इस पॉइंट से हम इस पर लाइट इंसिडेंट तो कराएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसी साइड में हमने लाइट पॉलिश कर दिया है, ये ग्लास मटेरियल है। तो अगर ये मिरर के जैसा बिहेव करेगा तो इस साइड से मिरर बिहेव करेगा, मिरर के जैसा बिहेव करेगा, तो लाइट यहाँ से इंसिडेंट करेंगे। तो जब लाइट यहाँ से इंसिडेंट करते हैं तो उस केस में ये कॉन्वेक्स मिरर के जैसा बिहेव करता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अभी अगर हम मिरर की बात ना करें, सिर्फ एक सरफेस की बात करें पर्टिकुलर, कि आपसे बोला गया कि एक ये है सरफेस आपके पास, और अब बताओ ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि इस कर्व सरफेस जो है स्फेरिकल कर्व सरफेस है, इसको अगर हम एक कंप्लीट स्फेयर में ड्रॉ करें तो इसका जो सेंटर होगा उस सेंटर से जो एक्सिस पास होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पॉइंट को हम पोल पॉइंट बोलते हैं। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज नोन एज ए पोल पॉइंट। हाँ, तो हमारे पास सरफेस है, एक कर्व सरफेस है, ये स्फेरिकल कर्व सरफेस है लाइक दिस, और अभी आपको बताना है कि ये कॉन्वेक्स सरफेस है या कॉनकेव सरफेस है। तो मैंने बोला ना कि ये डिपेंड करेगा कि आप किस साइड में खड़े हो या लाइट जो है किस साइड से इंसिडेंट करा रहे हो। अगर आप लाइट इस डायरेक्शन से इंसिडेंट करा रहे हो, इस साइड से, लेफ्ट साइड से लाइट इंसिडेंट करा रहे हो, तो ये जो है आपका इनर सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होगी। इनर सरफेस मीन्स दिस वन, तो ये बिहेव करेगा कॉनकेव। अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां पर प्लेस करें और लाइट इंसिडेंट कराएं इधर से, या इस जगह से इस सरफेस को ऑब्जर्व करें, तो ये जो शेप दिखेगा ये, या लाइट अगर इस पर इंसिडेंट करा रहे हैं लाइक दिस, तो ये अब कॉन्वेक्स सरफेस के जैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स सरफेस के जैसा बिहेव करेगा ये वाला सरफेस। तो कोई भी अगर स्फेरिकल सरफेस है तो आप उसको कॉन्वेक्स कॉनकेव कैसे देखना है ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा। और दूसरा, अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो, या कभी कन्फ्यूज़न इसको बिल्कुल क्लियर करना है, तो आप ऐसे समझ लो कि ये है सरफेस हमारा कर्व सरफेस, और इसमें ये जिस साइड से सरफेस का शेप हमें केव टाइप का दिखता है, अगर इस साइड से आप देखोगे, यहाँ से आप देख रहे हो इसको, तो आपको दिखेगा कि ये एक केव टाइप का है लाइक दिस। ये तो जिस साइड से केव दिखे उस सरफेस को हम बोलते हैं कॉनकेव, और उसके अपोजिट जो है वो हो जाता है कॉन्वेक्स सरफेस। तो यहाँ तक की कहानी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको हटा देते हैं। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन क्या है कि सपोज एक स्फेरिकल सरफेस है हमारे पास, ये कर्व स्फेरिकल सरफेस है, कर्व स्फेरिकल सरफेस है,
और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस उसके सेंटर से पास होती है, ये है पोल पॉइंट P। तो जितनी भी डिस्टेंसेस हैं, जैसे C से P तक की डिस्टेंस है, ये होगी आपकी रेडियस R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कहीं पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा जहाँ से लाइट इंसिडेंट होगी, तो सपोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कहीं पे इमेज फॉर्म होगा, सपोज यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है, तो P पॉइंट से सारी डिस्टेंसेस मेजर की जाती हैं। पहली कंडीशन ये है, पहली बात तो ये है कि P पॉइंट से सारी डिस्टेंसेस मेजर की जाती हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब दूसरी चीज ये है कि ये डिस्टेंस जैसे R हो गई, O से P तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टू पोल पॉइंट, डिस्टेंस जो होती है उसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस जो है वो इमेज पॉइंट से पोल पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है इमेज डिस्टेंस। हाँ, अब बात आती है कि साइन कन्वेंशन में क्या है कि ये जो डिस्टेंसेस हैं ये विद साइन कंसीडर की जाती हैं। तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट बनाया गया कि एक ऐसा कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन चूज किया जाता है कि जो पहला साइन कन्वेंशन पॉइंट ये है कि जितना भी लाइट इंसिडेंट कराई जाएगी वो लेफ्ट साइड से इंसिडेंट कराते हैं, लाइट लेफ्ट साइड से लाइट इंसिडेंट कराते हैं, लाइक दिस। ठीक है। दूसरा ये है कि लेफ्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंसेज हैं फ्रॉम द सरफेस जो जितनी भी लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेज हैं वो आपकी रहती हैं निगेटिव। और सरफेस इस P पॉइंट से राइट साइड की जितनी भी डिस्टेंसेज हैं वो आपकी रहती हैं। तो ये है लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेज निगेटिव, और पॉजिटिव जो है वो राइट साइड की जितनी भी डिस्टेंसेज हैं वो पॉजिटिव। तो ये आपका पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगी, पॉजिटिव डिस्टेंसेस रहेंगी, और इस P पॉइंट से इस साइड की जितनी भी डिस्टेंसेस हैं वो निगेटिव साइन के साथ सेलेक्ट की जाएंगी, चूज की जाएंगी। थर्ड पॉइंट है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस से एबव अगर डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं या हाइट मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव मीन कौन सी? एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा आपका निगेटिव, निगेटिव बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं इस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है कि ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ये रहती है, ओरिजिन है। तो इस P पॉइंट को हम ओरिजिन कंसीडर कर सकते हैं। तो ओरिजिन से आप देखते हो 0,0 टू एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं, और इस ओरिजिन से जब हम लेफ्ट साइड देखते हैं तो ये वैल्यूज रहती हैं निगेटिव। इस एक्स एक्सिस के एबव वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव ऑन द वाई एक्सिस, और इस एक्स एक्सिस के बिलो जितनी भी वैल्यूज हैं वो निगेटिव लेते हैं जब हम वाई एक्सिस पे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर डाल दिया गया है और आपको बता दिया गया है कि इस P पॉइंट को आप ओरिजिन कंसीडर करो, और P पॉइंट से राइट साइड की जो डिस्टेंसेस हैं वो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस निगेटिव, एबव डिस्टेंसेस जो रहेंगी वो पॉजिटिव, और बिलो जो डिस्टेंसेस रहेंगी या हाइट रहेगी वो डेप्थ रहेगी वो निगेटिव। तो इस साइन कन्वेंशन का यूज़ किया जाएगा डेरिवेशंस में, जो भी फार्मूला डेराइव करेंगे हम लोग। और दूसरा है जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम ये सारा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखना हमेशा। हाँ,
तो अब जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन एट, हमने बोला ना कि दो टाइप के स्फेरिकल सरफेस है, एक है कॉन्वेक्स सरफेस, दूसरा है कॉनकेव सरफेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉनकेव सरफेस से। तो हमें देखना है रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस। तो उसके लिए हमने एक क्या किया कि एक कॉनकेव सरफेस डिजाइन किया कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। और इसमें इस साइड का जो भी पार्ट है ये डेंसर पार्ट है। डेंसर पार्ट में ये ग्लास मटेरियल का बना हुआ है, सपोज लाइक दिस, लाइक दिस। और यहाँ पर इसके सेंटर से, इसका अगर हम सेंटर देखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं कुछ इस पॉइंट पे मिलेगा। तो यहाँ से इस पॉइंट पे, तो इस सेंटर से पास होते हुए एक प्रिंसिपल एक्सिस हम खींचते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया P और ये हो गया आपका सेंटर C। ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया एक पॉइंट O पर, और O ऑब्जेक्ट से एक लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं हम, लाइक दिस। ये अब इंसिडेंट हो रही है इस A पॉइंट पे लाइट। अब A पॉइंट पे इंसिडेंट होने के बाद में क्या फिनोमेना होगी, तो उसको समझने के लिए पहले हम इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और वो नॉर्मल सेंटर से पास होगा। जैसा कि अभी हमने बताया था कि स्फेरिकल कर्व हो या स्फेरिकल सरफेस हो, उसमें जब भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो सेंटर से पास होगा। तो एक काम कर लेते हैं, सेंटर को थोड़ा सा यहाँ पर बनाते हैं। तो ये है नॉर्मल, लाइक दिस। हाँ, दूसरी चीज ये है कि ये रेयर मीडियम है आपका, रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ये डेंसर मीडियम है। तो लाइट A पॉइंट पे ऑब्जेक्ट O से इंसिडेंट कराई जा रही है। अब इसका पाथ, ओरिजिनल पाथ तो ये होना चाहिए, बट होगा क्या कि जब रेयर टू डेंसर मीडियम में लाइट इंसिडेंट होती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। तो लाइक दिस। तो ये लाइट रे जो है A पॉइंट से ये शिफ्ट होगी कुछ टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका ओरिजिनल पाथ ये था, अब A टू B ये जा रही है। तो इसको हम बैक साइड में अगर हम ड्रॉ करते हैं, या एक काम करते हैं, पहले तो देखते हैं कि इंसिडेंट एंगल कौन सा है। तो ये है हमारे पास इंसिडेंट एंगल I, ये है एंगल I। ये इसको यहाँ पर हम दिखा देते हैं, एंगल I। दिस वन एंगल I। हाँ, अब क्या कर रहे हैं कि इस O पॉइंट से एक दूसरी लाइट रे इंसिडेंट होती है स्फेरिकल सरफेस पे पॉइंट P पे। तो आप देखोगे कि ये C से P पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसके अलोंग जब लाइट इंसिडेंट हो रही है P पॉइंट पे, तो आप देख रहे हो कि सेंटर से एक लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो सेंटर से पास होती हुई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक नॉर्मल बन रहा है यहाँ पर। तो जो O से P पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। और आपको पता है कि कोई भी सरफेस हो, चाहे स्फेरिकल हो या प्लेन सरफेस हो, इस पर जब लाइट इंसिडेंट होती है नॉर्मली, तो वे विदाउट डेविएशन इंटर करती है दूसरे मीडियम में। सपोज ये मीडियम है 1, ये मीडियम है 2, तो इस पर अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो लाइट विदाउट डेविएशन इंटर करती है सेकेंड मीडियम में। तो सिमिलरली यहाँ पर भी लाइट O से P पॉइंट पे जब इंसिडेंट हो रही है तो ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है PQ। तो विदाउट डेविएशन ये PQ डायरेक्शन में निकलती है। अब जरा देखो, PQ रिफ्रैक्टेड रे है और यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे है AB। AB इज द रिफ्रैक्टेड रे। अब AB और PQ इनको हमने बैक साइड में प्रोड्यूस किया। तो बैक साइड में जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों किसी एक
पॉइंट पे जाके मीट करती हैं। पी क्यू और ए बी को जब हम बैक साइड में प्रोड्यूस करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक इस पॉइंट पे जाके मीट कर रही हैं। अब जरा देखो, ये एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल है आर, ये वाला एंगल आर। याद रखना जब इस तरीके से मैं बना रहा हूं तो एंगल, इस एंगल की बात कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर एंगल की बात कर रहा हूं, बस मैं उसको एरो से इस तरीके से दिखा दे रहा हूं कि ये आर है, मतलब ये वाला एंगल ए एन और ए बी के बीच का एंगल आर है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये दोनों लाइट रेज कुछ ये नॉर्मल और ए बी लाइट, ये इस तरीके से है। अगर ये आर है तो इस साइड में भी आर बनाएगा। तो इसका अगर यहाँ पर देखें तो एंगल जो है ये वाला एंगल ये आर होगा। क्यों? क्योंकि यही है ना आई ए और सी ए, ये आगे जाके सी ए एन और आई ए एन, आई ए बी, ये एक दूसरे को ए पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो ये एंगल हो गया आपका आर। तो आप देख सकते हो कि ये डिस्टेंस रहेगी कैपिटल आर, ऑब्जेक्ट टू डिस्टेंस पी, ये डिस्टेंस रहती है यू, और आई यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो रहेगी v। ठीक है, तो ये कंप्लीट डायग्राम आपका बन गया है। हाँ, अभी हमें करना क्या है कि हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2। इनमें हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, उसको डिराइव करना है। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, अभी तक हमें इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है, बस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पता है, स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। ये कॉन्सेप्ट पता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, ये स्नेल्स लॉ है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब क्या है कि साइन आई, तो इसको हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, μ1 साइन आई इज इक्वल टू, यहां पर μ2 साइन आर। हाँ, एक अप्रोक्सीमेशन यहां पर यूज किया जाएगा, वो ये है कि आई और आर, ये जो आई एंगल है आर एंगल है, ये दोनों बहुत स्मॉल हैं। तो स्मॉल एंगल होने की वजह से साइन आई को हम नियरली इक्वल लिखेंगे आई के, और साइन आर को भी हम अप्रोक्सीमेट आर की इक्वल लिखेंगे। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर, ये एक रिलेशन बन के आ रहा है, आर इक्वेशन फर्स्ट। अब अच्छा देखो, म्यू आई और म्यू आर ये एक रिलेशन है, तो हम आई और आर की वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, आई आर की वैल्यूज इस रिलेशन से, सॉरी इस डायग्राम से। देखो आई कहाँ पे है, आई एंगल है आपका, ये एंगल है आई, ये वाला एंगल आई है, और आर है आपका ये एंगल। तो आई और आर की वैल्यूज निकालनी है इस डायग्राम से। तो उसके लिए क्या करना है, ट्रायंगल चूज करना है ओ ए सी, ओ ए सी, ये वाला ट्रायंगल। तो जब ओ ए सी को आप ऑब्जर्व करोगे, ओ ए सी, तो आप देखोगे कि ये एंगल गामा है यहाँ पर, सॉरी हाँ एंगल तो डिफाइन नहीं किया, यहाँ पर हम एंगल इंट्रोड्यूस करते हैं। ये एंगल अल्फा है, सपोज ये बीटा है, एंड दिस वन इज गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाई ओ ए आई ए एंड सी ए, मेड बाई these lines with respect to principal axis। तो यहां से अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज के टर्म में हमें आई और आर को फाइंड करना है।
तो आप देख रहे हो कि ये है गामा अगर, तो ओ ए सी इस ट्रायंगल को आप ऑब्जर्व करो, तो ओ ए सी को जब ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर अल्फा एंगल, यहाँ पर ये है आई और ये है गामा, तो मीन्स ये है आई और ये है अल्फा। तो गामा को हम लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई। अब इसको हटा दें, तो यहाँ से आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो, आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, ये इक्वेशन सेकेंड। इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, यहाँ पर मैंने बताया μ1 μ2 तो हमें पता है, आई और आर की वैल्यूज निकालनी, तो आई की वैल्यू हमें गामा माइनस अल्फा निकल के आई है, इसी तरीके से आर की वैल्यू इसी डायग्राम से निकालनी है। तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी देखें, उसके लिए ट्रायंगल चूज करना है आई ए सी। तो जब आई ए सी चूज करोगे, ये है आई ए और सी, तो आप देखोगे कि ये एंगल है गामा और आई यहाँ पर बन रहा है बीटा, और ये एंगल आपको दिखेगा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये है आर। तो यहाँ से गामा एक्सटीरियर एंगल है और ये इक्वल होगा बीटा प्लस आर के। तो गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर, और यहाँ से आर की वैल्यू आपको पता चल रही है कि आर की वैल्यू जो है वो गामा माइनस बीटा। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया कि आई और आर की वैल्यूज यहाँ से मिल रही हैं, गामा माइनस बीटा, आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा एंड आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, और ये वैल्यूज हमें डाल देनी इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ तक के लिए अभी तक। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आई एंड आर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से। जब इसमें रखेंगे तो μ1 और आई की जगह पे गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू μ2, आर की जगह पे है गामा माइनस बीटा। यहाँ से इसको अरेंज करें अगर, तो μ1 गामा माइनस μ1 अल्फा इज इक्वल टू μ2 गामा माइनस μ2 बीटा, ठीक है। अब यहाँ से μ1 गामा है, μ2 गामा है, तो एक काम करते हैं, μ1 गामा को उस साइड में ले जाते हैं और μ2 बीटा को इस साइड में लेके आते हैं। तो निगेटिव है तो ये आ जाएगा μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा इज इक्वल टू, ये उस साइड में जब लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा और गामा कॉमन, तो गामा, तो यहाँ पर मिलेगा μ2 माइनस μ1, ये, हाँ। तो ये हमारे पास जो है एक इक्वेशन निकल के आ रही है थर्ड के बाद में, ये इक्वेशन है फोर्थ। अभी आप देख सकते हो कि इसमें μ1 μ2 तो आ रहा है, अल्फा बीटा गामा आ रहा है, और हमने बोला था रिलेशन हमें निकालना है यू वी आर के टर्म में। तो अल्फा बीटा गामा को हमें एलिमिनेट करना है इन टर्म्स ऑफ यू वी एंड आर। तो अगेन फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर एक अप्रॉक्सीमेशन फिर से लगाएंगे कि अल्फा बीटा गामा आर द वेरी स्मॉल एंगल, सिंस अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल, तो उस केस में अल्फा को हम नियरली इक्वल लिख सकते हैं tan अल्फा के, ठीक है। अल्फा कैन बी रिटन एज tan अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू हमें मिलेगी, इस डायग्राम से देखेंगे यार, तो ये है ट्रायंगल। हाँ, एक चीज है कि ए से
इस पॉइंट पे हमने, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AM, और MP इतना स्मॉल है कि इस P पॉइंट को हम M पे कोइंसाइड करा सकते हैं। तो डिस्टेंस जो भी हम मेजर करेंगे वो M से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि MP की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है। तो tan अल्फा की वैल्यू अगर इस ट्रायंगल में देखें तो tan अल्फा इज इक्वल टू AM, इसको हमने H से डिनोट किया, तो H बाई ये डिस्टेंस बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है H और बाई बेस है कितना हमारे पास, ये जो ऑब्जेक्ट था ना यहाँ पे, ऑब्जेक्ट से M तक की डिस्टेंस ये है U। हाँ, अब अप्रॉक्सीमेट साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो मैंने बोला कि प्रिंसिपल एक्सिस से अबव की जो डिस्टेंसेस हैं वो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। U जो है वो P पॉइंट से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस है, तो ये आपकी निगेटिव tan अल्फा की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से tan बीटा निकालेंगे, सॉरी बीटा की वैल्यू, तो tan बीटा, और ये वैल्यू मिलेगी आपको, नीचे दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है। तो tan बीटा इसकी वैल्यू यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे, इस ट्रायंगल में देखो, तो इस ट्रायंगल में जब देख रहे हैं तो H बाई ये डिस्टेंस कितनी है, I टू M, ये V है, तो ये H बाई माइनस V हो जाएगा, H बाई माइनस V, ये दिख रहा है नीचे माइनस V, हाँ ठीक है, H बाई माइनस V। इसी तरीके से जब हम गामा कैलकुलेट करेंगे, गामा, तो गामा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे इस ट्रायंगल से, और इस ट्रायंगल से जब निकालेंगे तो ये H बाई ये डिस्टेंस कितनी है R, तो H बाई माइनस R आएगा। ये माइनस R क्यों आ रहा है? मैंने बोला ना P पॉइंट से लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस माइनस में लेते हैं, तो इसीलिए माइनस V आ रहा है, यहाँ पे माइनस R आ रहा है। हाँ, अब देखो अल्फा बीटा और गामा, ये गामा एक्चुअली नियरली इक्वल होगा tan गामा के, और तब tan गामा की वैल्यू कहेंगे H बाई माइनस R। तो अल्फा बीटा गामा इन तीनों की वैल्यू डालनी है इक्वेशन 4 में, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन 4 एंड वी गेट हेयर म्यू 2, बीटा की वैल्यू H बाई माइनस V, फिर माइनस है म्यू 1, अल्फा की वैल्यू है कितनी, H बाई माइनस U, तो H बाई माइनस U इज इक्वल टू गामा, और यहाँ पर है म्यू 2 माइनस म्यू 1, सॉरी गामा की वैल्यू कितनी है, H बाई माइनस R, तो H बाई माइनस R, और यहाँ पर है म्यू 2 माइनस म्यू 1, म्यू 2 माइनस म्यू 1, ये ऊपर दिखा ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हो कि H लेफ्ट साइड में H कॉमन है, तो वो H अगर कॉमन है तो कहीं ना कहीं इस H से कैंसिल हो जाएगा जाके ये, और दूसरी चीज़ ये है कि निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव साइन भी कॉमन है, और वो निगेटिव साइन इससे कैंसिल होगा, तो ये भी हटा दो। तो अब आपके पास बचेगा म्यू 2 बाई V माइनस म्यू 1 बाई U इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई R, और ये है हमारे पास एक रिजल्ट जो एक रिलेशन दे रहा है, किसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ बोथ मीडियम एंड UVR इन डिस्टेंसेस में एक रिलेशन मिल रहा है, और वो एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये। तो म्यू 2 बाई V माइनस म्यू 1 बाई U इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई कैपिटल R। तो ये आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, ऐसा कुछ है नहीं जो इसमें नहीं समझ में आने वाला हो। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था इसमें स्नेल्स लॉ ही हमें पता है, तो स्नेल्स लॉ यूज़ किया, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, सेकेंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम। वहाँ से क्या किया कि
एक अप्रॉक्सीमेशन लगाया कि साइन आई की वैल्यू आई के इक्वल होगी, क्योंकि आई और आर स्मॉल हैं। यहाँ पर अगर एंगल्स देखें हम आई और आर तो वेरी स्मॉल है, तो यहाँ पे साइन आई को हमने अप्रॉक्सीमेट आई लिखा था और साइन आर को अप्रॉक्सीमेट आर लिखा था। ये एक अप्रॉक्सीमेशन लगाया, तो वहाँ से हमें मिला था कि μ1 साइन आई मतलब μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर। तो वहाँ उसके बाद में क्या किया, आई और आर की वैल्यूज़ हमने इस डायग्राम से निकाली थी, आई और आर की वैल्यूज़। तो आई और आर की वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ हमने उस स्नेल्स लॉ वाली इक्वेशन में हमने डाली और वहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला। वो रिजल्ट ये था, इक्वेशन 4, ठीक है। आई और आर की वैल्यूज़ ये निकल के आई थी, आर और आई की वैल्यू यहाँ हटा दिया, ठीक है। तो वो आई और आर की वैल्यूज़ डालने के बाद में एक रिलेशन मिला था 4th, ये इक्वेशन मिली थी। और उस इक्वेशन में हमने क्या किया है कि अल्फ़ा बीटा गामा ये जो टर्म आ रहे हैं इनको एलिमिनेट करना है। उसको एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया कि फिर एक अप्रॉक्सीमेशन लगाया कि अल्फ़ा को हमने tan अल्फ़ा के इक्वल लिखा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू तो डायरेक्ट हमें नहीं पता है, तो उसको हमने tan अल्फ़ा के अप्रॉक्सीमेट लिखा है। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, तो अल्फ़ा को हम tan अल्फ़ा के अप्रॉक्सीमेट कंसीडर कर सकते हैं। तो जब tan अल्फ़ा की वैल्यू इस डायग्राम से देखते हैं तो h बाई ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो u है, तो h बाई u आ रहा है। और विद साइन अगर हम देखेंगे तो h बाई माइनस यू आएगा, क्योंकि u जो है वो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस है। सिमिलरली बीटा की वैल्यू h बाई माइनस भी आ रही है और गामा की वैल्यू h बाई माइनस आर आ रही है। अब इन वैल्यूज़ को हमें डाल देना है इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे कि h बाई माइनस वी, h बाई माइनस यू, h बाई माइनस आर, h कॉन्स्टेंट कॉमन है लेफ्ट साइड में तो वो कैंसिल होगा राइट साइड से, माइनस माइनस भी कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो ये आपका एक रिलेशन निकल के आता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।